Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. So this is part 2 of Modern History PYQ series. तो अभी तक देखेंगे हम लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर में क्या क्या रिवाइज किया. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वापस से. लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव डन अबाउट लेटर मुगल्स. साथ में हमने देखा अबाउट जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे आपके ब्रिटिश के, जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट 1793 वाला, देन उसके बाद आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट 1820 और फिर आपका महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, जो आपको 1822 में दिया था. ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं फिर से. ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट कब से होता है मॉडर्न हिस्ट्री? जब से आपके यूरोपियंस आते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. जैसे फटाफट से देखेंगे, जैसे 1498 में आपके आए पोर्टुगीज. ओके, पोर्टुगीज आए 1498 में. देन उसके बाद आपके आए डच 1596 में. ओके, देन आपके 1600 में ब्रिटिश आए. फिर आपके आए डेन्स और लास्ट में आपके आए फ्रेंच. आपको ईयर याद होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार HCS ईयर वाइज भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो 1498 पोर्टुगीज, 1596 डच, 1600 ब्रिटिश, 1602 आपका डेन्स और 1664 आपका फ्रेंच. ओके, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और कब गए आपको पता है? 1961 के अराउंड ये वापस गए इंडिया को छोड़कर. ओके, सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए. ओके, तो पोर्टुगीज की जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी उन्होंने कहाँ की थी? कैलिकट में. ये आपको याद होना ही चाहिए. देन बात करें डच की तो ये आपके मसूलीपट्टनम. ओके, मसूलीपट्टनम. फिर आपके ब्रिटिश सूरत. आपके डेन्स ट्रैंक्वेबार तंजोर करके, ठीक है, तमिलनाडु में है. फिर हम बात करेंगे आपके फ्रेंच की जो कि सूरत में. तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, ईयर कैसे आए, तो ये आपके सब आ रहे थे. ठीक है, तो पोर्टुगीज में जैसे आपके काफ़ी सारे अल्मेडा हो गए, ठीक है, कैब्रल हो गए, नीनो द कुन्हा हो गए, ये सब आपके आए. फ्रेंच में हम सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे ड्यूप्ले के बारे में. मैंने पहले ही बताया था आपको, जो सब्सिडरी अलायंस था जिसका ड्राफ्ट सबसे पहले ड्यूप्ले ने तैयार किया था. बाद में उनको आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने उसको क्या किया, अच्छे से ऑफिशियली तरीके से वो लेके आए. लेकिन आपके ड्यूप्ले का ही वो क्या था, ड्राफ्ट था, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था. ओके, देन इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके लेटर मुगल्स आए थे. तो 3 मार्च 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की डेथ हो गई थी 3 मार्च 1707. ठीक है, वो सब चीज़ें चल रही हैं. वो मैंने एक सीरीज़ बताई है, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन. ओके, इसके बाद इसके साथ साथ बहुत सारी वॉर्स भी हो रही थी, जैसे आपके एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, पंजाब वॉर, ठीक है, अफगान वॉर, ये सब चीज़ें चल रही थी. लेकिन ये मैं लेक्चर में बताऊंगी. अभी जो रिलेटेड चीज़ है एक पेरीफेरी में बता रही हूँ आपको. ठीक है, 3 मार्च 1707 में आपके औरंगजेब की डेथ हो गई. औरंगजेब की डेथ हो गई. ठीक है, अब वही इनके बेटों में हुई बैटल ऑफ जजाऊ कि कौन बैठेगा राजगद्दी पे. ठीक है, क्योंकि रॉयल ब्लड इज ब्लू. और इनके जो आपके बहादुर शाह थे उन्होंने अपने भाइयों को मारकर वो राजगद्दी पे बैठ गए. ओके, तो 1707, ठीक है, 2 साल लगे उन्हें आने में. ठीक है, तो उसके बाद बहादुर शाह 1 आए आपके. ठीक है, बहादुर शाह 1, फिर आपके जहानदार शाह आए. ठीक है, बहादुर शाह 1 आए, जहानदार शाह आए आपके, फारूक सियार आए आपके, रफ़ी-उद-दौलजद, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ऐसे कर करके आपके लास्ट जो रूलर आए. बात करेंगे एक तो अकबर 2, मैंने बताया था ग्रेट अकबर 2 जो थे फेमस थे, इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके टाइम पे पेंशन मिल रही थी और राजा राम मोहन रॉय को इन्होंने राजा का टाइटल दिया था. उसके बाद लास्ट थे आपके बहादुर शाह जफ़र. ओके, बहादुर शाह जफ़र. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है. मतलब इसके बाद से शाहजहां 3rd के बाद से आपके जितने मुगल्स थे वो क्या हो गए थे? पेंशनर हो गए थे, मेयर पेंशनर.
का 1526 में उन्होंने कैसे अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, उसके बाद अकबर ने, उसके बाद आपके जहांगीर शाहजहां ने भी कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद औरंगज़ेब ने भी एम्पायर को अपने ज़ैनिथ पे पहुंचाया। लेकिन मेयर 1857 के आते आते आपका मुगल डायनेस्टी बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट में बताए थे 3 रेवेन्यू सेटलमेंट बताए थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू, सेटलमेंट जो थे ब्रिटिश के। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने तो बताया ही दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इसमें सब चीज़ें में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें इनमें से इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके इसमें रायतवाड़ी या रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, फिर है महलवाड़ी। हमें ईयर पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला ईयर। ठीक है, क्रैमिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें रट जाती हैं कैसे, अगर आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके ईयर थे। ओके, अब बात करेंगे इसमें कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था। परमानेंट सेटलमेंट जमींदार थे, हेरिडेटरी थे। ठीक है, फार्मर्स के ऊपर उनको बिठाया गया था ब्रिटिश के थ्रू और बोला था आप टैक्स कलेक्ट करो। ठीक है, 10th by 11th हमें दो और बाकी का आप रखो। इसके साथ साथ ये जो जितने भी राइट्स दिए थे ब्रिटिश ने, ठीक है, ये सब क्या थे, हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल थे। मतलब वो अपने एक फैमिली मेम्बर से दूसरे फैमिली मेम्बर में ये ट्रांसफ़र कर सकते थे। साथ में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो ज़मींदार थे, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ज़मीन है, किसी फार्मर की, ठीक है, तो भी उस पर टैक्स लगा रहे हैं कौन, ज़मींदार बाहर से, जिनका कोई रोल नहीं है। तो एक ब्रिटिश ने क्या किया था, एक तरह से उन्होंने अपने और इंडियंस के बीच में एक पपेट रखा था ज़मींदार। ठीक है, ज़मींदार काफ़ी एक्सप्लॉयट करते थे। ठीक है, काफ़ी बार। और फिर बात करेंगे रैयतवाड़ी की, तो रैयतवाड़ी में कोई मिडल मैन नहीं था। रैयतवाड़ी में क्या था, डायरेक्ट जो आपके फार्मर्स थे, ठीक है, उनको रायट कहा गया था, रैयत। ठीक है, तो वही डायरेक्ट ब्रिटिश को पे करते थे। फिर बात करेंगे महलवाड़ी। महलवाड़ी में मैंने बताया था पूरा का पूरा विलेज है और इसमें से एक विलेज हेडमैन है और बाकी सब लोग हैं। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन, इनको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये महलवाड़ी सिस्टम था। फिर मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले साइड में हुआ था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, आपका जो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, ये बेसिकली आपका साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ओके, और महलवाड़ी कहाँ हुआ था, आपका नॉर्थ इंडिया में आ चुका था, जैसे पंजाब में, सेंट्रल प्रोविंस में। ठीक है, जो प्रेजेंटली मध्य प्रदेश है। साथ में आपके गंगा गैंगेटिक प्लेन्स में, ठीक है, जो वाला एरिया है। तो ऐसे करके मैंने आपको सेटलमेंट बताया था। ओके, तो आज हम वापस देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। तो आज आप पढ़ेंगे सब्सिडरी लाइंस के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन, एनी इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर द सुज़ैरनिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द डोमिनेंट इंपीरियल पावर in the Indian system of subsidiary alliances would have its princely status abolished and therefore be annexed into directly ruled British India if the ruler was either manifestly incompetent or died without a male heir. इसमें बोला गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आपके लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ओके, तो क्या हो रहा था उस टाइम, कंडीशंस भी ऐसी हो रही थी कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं आपके, जितने भी इंडियन रूलर्स हैं, उनका अपना कोई नेचुरल हेयर था ही नहीं। तो क्या करते थे इंडियन रूलर्स, किसी को अडॉप्ट करते थे, अडॉप्ट करने के बाद उसको राजगद्दी पे बिठाते थे। ठीक है, ताकि उनका जो वंश है वो चलता रहे उस तरह से। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने बोला कि अगर किसी इंडियन रूलर का जो रूल कर रहा है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है या फिर उसका नेचुरल हेयर नहीं है, तो उसका जो रूलिंग स्टेट है वो किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश के अंडर। बाकी उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अपने अडॉप्टेड सन को दे सकता है। उस टाइम बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन रही थी और लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 8 इंडियन रूलर्स के साथ ऐसा ही किया। उनकी जो टेरिटरी थी वो किसके अंडर आ गई, ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गई। ठीक है, जो ब्रिटिश हैं आपके आ गए थे, ये कब आए थे, ब्रिटिश जो थे वो 1600 के अप्रॉक्स आए थे। ठीक है, 1600 में आ गए थे।
ठीक है, 1600 में आ गए थे। इन्होंने इंग्लिश की, ओके, इंग्लिश आ गई थी 1600 में। फैक्ट्री स्टैब्लिश की इन्होंने सूरत में, ओके, फायदा देखा। तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई इनकी, बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ पे इन्होंने सिराज उद्दौला को हराया, और वहाँ पे बंगाल का जो एरिया था वहाँ पे इनको थोड़े राइट्स मिलने शुरू हुए इंडियंस के ऊपर। फिर आपकी 1764 की बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक हिस्टोरिकल बैटल थी इंडियंस की और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इससे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर से आपके जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके दीवानी राइट्स किसको मिल गए, आपके ब्रिटिश को। दीवानी और निजामत, दो टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो किंग देखता था पहले, दीवानी और निजामत। दीवानी मतलब रिवेन्यू कलेक्शन, और निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ओके। तो देखिए, जिसके पास पैसा वही चीज़ें डील कर सकता है। तो ये तो आपके ब्रिटिश के पास आ गए थे पूरे दीवानी राइट्स, कहाँ के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और फाइनेंस इज द बैकबोन, तो ये यूपीएससी का मेंस का PYQ भी है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो था पावरफुल हो गया था, और इंडियन रूलर्स के पास निजामत फंक्शन थे, उनको दे दिया था कि आपको इतना हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ में वो जस्ट क्या हो गए थे, बिहाइंड द कर्टेन्स कौन थे, ब्रिटिश थे, और सामने जो लोग थे उनको लगता था इंडियन रूलर्स हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बाद में, मतलब मैं बोलूँगी काफ़ी टाइम के बाद इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि विलन, असली विलन है कौन। पहले वो अपने रूलर्स को ही विलन मानते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो मतलब 1764 में ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स आ गए थे। अब लालच तो होता ही, कैसे अपनी टेरिटरीज बढ़ाए जाएं, तो वॉर के थ्रू उन्होंने वॉर की सब्सिडरी अलायंस बनाया, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाया। ऐसे कर करके ब्रिटिश के पास पूरी की पूरी जो मोस्ट ऑफ द टेरिटरी थी इंडिया की, वो अंडर आ गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट ब्रिटिश गए और ये चीज़ चली गई। ब्रिटिश के बाद भी टिल 1971 तक ये चीज़ें रही। इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही डीरिकॉग्नाइज किया अपने जो आपके इंडिविजुअल प्रिंसली फैमिलीज़ को, ठीक है। उसके बाद 26 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या कर दिया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। 26 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो प्रिंसली प्राइवेट पर्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट था, इंदिरा गांधी ने जो बैन किया था, ठीक है। तो इस डॉक्ट्राइन की हेल्प से आपकी कंपनी ने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट ले ली थी। मैं बात करूँ सतारा 1848, फिर जैतपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, ठीक है। 1852 झांसी, 1854 में नागपुर, 1854 तंजौर, आरकोट किस में कर लिया था, 1855। अवध जो था, ठीक है, अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। बेसिकली जो नवाब ऑफ अवध थे वो थे नवाब वाजिद अली। तो वो जो किंग रूलर थे उस टाइम, वो काफ़ी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी उनका रुझान था। जैसे वो कथक करते थे, उनको सिंगिंग का, डांसिंग का काफ़ी शौक था। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश ने अटैक करने आए उन पे, कि उनसे वो जो उनकी सत्ताएं लेने आए, तो जितने भी उनके कोर्ट में लोग बैठे हुए थे नवाब वाजिद अली के साथ, सब भाग गए एक्सेप्ट हिम। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा, हम आए और आप बैठे हुए हो और सब भाग गए। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि जो हमारा जूता पहनाने वाला था वो ही भाग गया। तो उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट उनको हटाया। 1856 में भी आपके जो अवध है वो किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश इंडिया के अंडर, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, फादर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1848 से 1856 तक रहा ये सब चीज़ें, ठीक है। जेम्स एंड्रू रैमसे इनका नाम था, लॉर्ड डलहौजी का। आप सोचें वरना कौन है। 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। इनका मेन इंटेंशन था कि हम कैसे ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करें इंडिया में, ओके। 8 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने अपने अंडर लिया, और आपके जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई वो इन्हीं के टाइम पे लड़ी गई, ओके। और पंजाब को ब्रिटिश के एम्पायर के अंडर ला दिया गया। कुछ इनके सिग्निफिकेंट इवेंट रहे, जैसे विडोरी मैरिज एक्ट। कुछ चीज़ें तो उन्होंने अच्छी की, जैसे विडोरी मैरिज एक्ट 1856 में। बात करूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो उनके टाइम पे सती अबॉलिश हुई थी। उनके टाइम पे फीमेल इन्फेंटिसाइड में बात करूँ, जो फीमेल्स को मारा जाता था वो बंद किया। और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, या फिर कह रहे बैन ऑफ ठग्स जो थे, ठगीज थे, उनका बैन हुआ,
ठीक है, जो बैन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस ये जो तो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे हुआ, तो ये सब चीज़ें कुछ आपके गवर्नर जनरल ने अच्छा भी किया है, ठीक है। तो इनके टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 का, फिर वुड डिस्पैच, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड था, फर्स्ट रेलवे लाइन बनी बॉम्बे टू थाने, और इन्होंने आपके पेगू लोअर बर्मा को एनेक्स कर लिया 1852 में। टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म भी इनके टाइम पे हुए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी disregarded the right of an adopted heir to the throne and the state automatically lapsed into British dominion of the ruler died without any biological natural heir. तो assertion है, reason क्या दिया? The doctrine of lapse was one part of Dalhousie program of bringing a unified India under strict control by doing away with alternative sovereignties held by Indian rulers and princes. ठीक है, तो ये दोनों ही आपके assertion और reason दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। 1600 से आए, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, वहाँ से दीवानी राइट्स आए, तब से कंटिन्यूस एक्सप्लॉयट हो रहा था इंडियन पब्लिक जो थी, इंडियन कम्युनिटीज़ का, इंडियन रूलर्स का, ठीक है। तो इसी को देखते हुए रिवॉल्ट हुआ था 1857। कब से प्रेशर चल रहा था, वो था धीरे धीरे एक मूवमेंट आता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करूँ, जो ट्रिगर्ड मूवमेंट था वो था आपका कि जो ब्राउन बेस करके उनके पास गन्स थी उसको रिप्लेस कर दिया था बाय एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में ऐसा माना जाता था कि उसमें जो कारतूस डलता था वो काव और पिग के फैट से बना हुआ था और उसको मुँह से खींचना पड़ता था डालते हुए, ठीक है। तो अब जो काव है वो हिंदूज के लिए सैक्रेड थी, ठीक है, और जो मुस्लिम के लिए जो पिग है वो क्या था, अन इस्लामिक था, ठीक है। तो ये जो था ट्रिगर्ड मूवमेंट था। और बहुत सारी चीज़ें थी कि आपके जो उनको सोल्जर्स को, जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, कि उनके खाने में जो बोन्स होती हैं एनिमल्स की, वो उससे घिस के आटा जो था बनाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और ऐसे काफ़ी सारे बिलीव्स थे इंडियंस के कि अगर आप सी क्रॉस करेंगे तो आपकी कास्ट ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो ट्रिगर्ड मूवमेंट था वो वही था आपका ब्राउन बेस वाला, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने बताया बैटल ऑफ प्लासे के बाद नींव रखी थी बैटल ऑफ प्लासे ने। 1764 में काफ़ी धीरे धीरे करके ब्रिटिश बहुत धीरे धीरे करके आए हैं इंडिया में, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और फिर राइट टाइम पे वो चले भी गए, ठीक है। अगर आपकी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश नहीं हारती तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश चली जाती? नहीं जाती, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन थे उस टाइम, फाइनेंस, पैसा, हर चीज़ को पैसे से ही हम हर चीज़ मैनेज कर सकते। दो ही ऑप्शन थे, या तो खुद को संभाल लें, इंडिया को संभाल लें। तो उन्होंने खुद को संभालना ज़्यादा बेहतर समझा और इसलिए वो चले गए, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके जो ऋषि सुनाक हैं अभी वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, ठीक है। आज वो ब्रिटिश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। और उन्होंने ऐसा बोला गया था, काफ़ी बार लिखा होता था जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, लेकिन वहाँ पे वो डॉग भी लेके गए थे, वो और उनकी वाइफ, ठीक है, अक्षता मूर्ति, ठीक है, जो कि इन्फोसिस चेयरमैन जो हैं आपके नारायणा, उनकी बेटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो रिवॉल्ट है प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे रीज़न हुए हैं, जैसे आपने बात करी इकोनॉमिक कॉजेज, हैवी टैक्सेशन था, रिवेन्यू सेटलमेंट वगैरह, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। फिर मैं बात करूँ पॉलिटिकल कॉजेज, तो ग्रीडी पॉलिसीज थी आपकी, सोवरेंटी नहीं थी, ब्रिटिश इंटरफेरेंस काफ़ी था सोशल रिलीजियस अफेयर में। मैं बात कर रही हूँ यूरोपियंस की, सभी यूरोपियंस की। मैं बात कर रही हूँ पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। सबसे ज़्यादा इंग्लिश क्यों रूल कर पाया इंडिया पे? रीज़न, वो पहले हमारे सोशल रिलीजियस पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं करते थे, वो उन्होंने बाद में शुरू किया। जब बाद में शुरू किया तो उन्होंने फिर उसके क्या देखे, रेपरकशंस भी देखे, ठीक है। पोर्टुगीज़ ने सबसे पहले आपकी जो सती प्रथा थी उसको बैन कराने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। इससे पहले हिंदू रूलर्स ने भी कोशिश की है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अकबर भी थे उनमें से और कुछ इंडियन रूलर्स भी थे आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। मिलिट्री कॉजेज भी थी, सिपॉयज़ में इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस रीजंस थे, ठीक है। अब ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें देखी, बोली। जैसे आपके वी.डी. सावरकर ने बोला अपनी बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि लंदन में पब्लिश हुई थी 1909 में, और उन्होंने बोला कि इसको प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ओके। फिर उसके बाद आर.सी. मजूमदार ने बोला इसको सिपॉय म्यूटिनी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उन्होंने इनको नहीं बोला कि दिस इज फर्स्ट, नाइदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने इसको इससे बताया, ठीक है। इसके बाद
आपके, हाँ, तो एस एन सेन ने भी बोला राइजिंग ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर एस बी चौधरी ने बोला इसको सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857। तो ये सब अपने अपने दे। मार्क्सिस्ट ने बोला एज अ स्ट्रगल ऑफ सोल्जर पीजेंट्स कंबाइन अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज विच फेल्ड बिकॉज ऑफ फ्यूडल बिट्रेल। तो अपने अपने सबके व्यूज़ थे, सब अपने व्यूज़ दे रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। ठीक है, कॉजेस क्या है रिवॉल्ट के? सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये सब जो थे आपके डॉक्टर ना फ्लैप्स के अंडर आ गए थे। अवध को मिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कर लिया था। ठीक है, पेंशन जो थी बालाजी राव की 2 के जो बेटे थे नाना साहब की, वो डिसकंटिन्यू कर दी थी। ठीक है, साथ में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस कर दिया कि जो सक्सेशन होगा वो क्या होगा, उसको अपना लीगल टाइटल नहीं मिलेगा आफ्टर बहादुर शाह 2। ठीक है, बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, साथ में जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, जिससे क्या बोल रहे थे कि बाहर जो इंडियन सोल्जर जा रहे हैं उनका एक्स्ट्रा भत्ता नहीं बढ़ा रहे थे, सेम प्राइस पे काम कर रहे थे वो। ठीक है, और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर सी क्रॉस करते हैं, ऐसा पहले इंडियंस का तो मानना था कि अगर वो सी क्रॉस करे तो उनकी जो कास्ट है वो लो हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, ठीक है, जिससे कि प्रिविलेज हुई, फ्री पोस्टेज इंजॉयड बाय सिपॉय वाज विड्रॉन, वो सब चीज़ें छीन ली। मतलब उन पे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे जो ब्रिटिश आर्मी में भी जो आपके इंडियन रूलर्स थे। फर्स्ट अफगान वॉर में मैं बात करूँ, पंजाब वॉर में ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, उनको वो हारे इन वॉर्स में। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही थी। सती अबॉलिश कर दी, विडो मैरिज एक्ट क्रिएट कर दिया। 1856 में फिर मैंने बताया था ओल्ड फैशन मस्केट जो थी कि ब्राउन बेस गन थी, उसको रिप्लेस कर दिया बाय एनफील्ड राइफल। ठीक है, सिपॉय एट बैरकपुर ने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रीस कार्टेज यूज़ करने के लिए। जो आपके मंगल पांडे थे 29 मार्च 1857 को उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सब रीज़न थे आपके। साथ में जो मेरठ में भी 10 मई 1857 में सिपॉय ने मना कर दिया सभी ने कि हम अब ब्रिटिश आर्मी के अंडर काम नहीं करेंगे। वो सीधे गए कहाँ पे, 12 मई 1857 दिल्ली पहुँचे। बहादुर शाह 2 को, जो लास्ट मुगल एम्पर थे, उनको बोला अब आप ही हमारे रूल एम्पर हो। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी। ठीक है, और उसके बाद ये आपका 1857 का रिवॉल्ट हो। भक्त खान जो थे बरेली में वो रिवॉल्ट चला रहे थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहेब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। ठीक है, आपके बरेली में खान बहादुर थे। ठीक है, और आपके शाहमल थे बागपत में। आरा में आपके बिहार में कुंवर सिंह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने रिवॉल्ट लड़ा। इंपॉर्टेंट रूलर्स जैसे मैं बात करूँ, दिल्ली में बहादुर शाह 2, सप्रेस किया जनरल निकलसन ने। फिर बात करें कानपुर में नाना साहेब, जिनको तांत्या तोप अजीमुल्ला खान असिस्ट कर रहे थे, सप्रेस किया हैवलॉक कैम्पबेल ने। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल, सर कैम्पबेल ने रिवॉल्ट सप्रेस किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रोज ने। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान। फिर बिहार, बनारस, इलाहाबाद में कुंवर सिंह, अमर सिंह रिवॉल्ट लड़ रहे थे। सप्रेस किसने किया? विलियम टेलर और आयर ओनिल ने। क्या फेलियर क्या रहा है, क्या लगता है आपको? एक तो पुअरली ऑर्गेनाइज था, कम्युनिकेशन नहीं था, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कोई पर्टिकुलर इंडिया वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हमें, सब अपने लिए लड़ रहे थे। रानी की झांसी की जो रानी है वो अपने झांसी के लिए लड़ रही थी। मतलब नेशनलिज्म वाली चीज़ नहीं थी सब में, ऑल्दो। ठीक है, और कोई इम्पैक्ट नहीं था। जैसे नर्मदा रिवर के बाद तो चीज़ें खत्म हुई। इवन नॉर्थ में बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ मैं, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, जैसे मैं बात करूँ ग्वालियर, ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर और प्रिंसेस ऑफ राजस्थान, ये सब ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे। ठीक है, और इंडियन इंटेलिजेंसिया इतनी साइंटिफिक नहीं थी और कह सकते इतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसमें कि क्राउन ने बोला, उसके बाद आपको पता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आया 1858 का, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। क्वीन ने बोला अब से हम रूल करेंगे और हम सबका ध्यान रखेंगे, सबके राइट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। फिर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ, जिसमें जो लंदन में होता था वो इंडियंस के लिए भी पहले ही खोल दिया था। ठीक है, 1853 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको फिर अलाउ भी किया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद जो जनरल फॉर्मूला रखा गया किसी भी एरिया में ब्रिटिश और इंडियंस का आर्मी में अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपका जो रखा 1:2 रखा, और साथ में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए 1:3। 1 यहाँ पे इंडियंस की बात कर रहे हैं और 3 यूरोपियंस की। पीस एंड मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनीज, तो ये 1764 में
1806 में 1824 47 आपकी नेटिव इन्वेंट्री, ठीक है। 1844 में 34 तो 64 इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। सेंटर ऑफ रिवॉल्ट आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैज़ाबाद, झांसी, बागपत। दिल्ली जनरल भक्त खान, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बागपत शाहमल, ठीक है। ये ब्रिटिश ने रेजिस्ट किया, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जैसे आपके दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलकबाई ने, जॉन निकलसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने रिबेल किया। कानपुर में सर ह्यूज व्हीलर, कॉलिन कैम्पबेल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, झांसी में सर ह्यूज रोज, बनारस में कर्नल जेम्स नील। फेलियर के कारण क्या क्या थे? लिमिटेड टेरिटोरियल सोशल बेस था, मैंने बोला हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे उतने, और कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है। मैंने बोला ना सब अपने अपने लड़ रहे थे। लेकिन हाँ, नेचर, आरसी मजुमदार ने, एसएन ने बोला ऑर्गेनाइज नेशनल रिवॉल्ट नहीं है। आरसी मजुमदार ने बोला नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर वीडी सावरकर ने बोला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एरिक स्टोक ने बोला एलिटिस्ट इन कैरेक्टर, लॉरेंस सीले ने बोला मेयर्स सिपाही म्यूटिनी। तो ये सब करके इन लोगों ने, कंक्लूजन यही निकला बाद में कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं कि सक्सेसफुल उतना नहीं रहा, लेकिन इन्होंने नेशनलिज्म के जो सीड्स थे वो तो बो ही दिए थे, ठीक है। और आपके जो क्राउन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल उन्होंने अबॉलिश कर दिया। बात करेंगे तांत्या तोप की, तो तांत्या तोप भी वन ऑफ देम थे, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग राव, ठीक है। और ये प्लेमेट थे नाना साहेब के, ठीक है। मराठा ब्राह्मण थे, येवला महाराष्ट्र से बिलोंग करते, इनकी वाइफ रुक्माबाई थी, ठीक है। इन्होंने जनरल विंडहेम को क्या किया था, उन्होंने ग्वालियर से हट गए थे वो इन्हीं के रिबेलियन की वजह से। रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने हेल्प करी, ठीक है, ग्वालियर कैप्चर करने में। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिगार्डिंग तांत्या तोप इज सिग्निफिकेंट फेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग राव, करेक्ट। बिठूर में वो कांटेक्ट में आए नाना साहेब मोरोपंत तांबे के, ये भी करेक्ट। ही बिलोंग टू येवला इन महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट। ही लेड अ रिबेलियन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट मूवमेंट देखेंगे आपके। अब कुछ रिवॉल्ट मूवमेंट्स और भी चले आपके, पीजेंट मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। जैसे आपके संथल रिबेलियन इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कानू, ठीक है। ये राजमहल हिल में हुआ था ओडिशा वेस्ट बंगाल के टाइम पे, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ। बिरसा मुंडा, ठीक है, आपको बताना है, सिद्धू कानू, ठीक है, संथल रिबेलियन सिद्धू कानू। और फिर बात करेंगे कोल अपराइजिंग, बूढ़ो भगत थे, 1831 में हुआ आपके छोटा नागपुर एरिया में, इसको लड़का रिबेलियन भी कहते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेटिव ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट था, ठीक है। फिर बात करेंगे रमोसी अपराइजिंग, फिर चित्तूर सिंह ने ये किया था, ओके, स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, आपको ये पता होना चाहिए। रमोसी रिबेलियन 1879, यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के, डेक्कन फेमाइन हुआ था, उससे ज़्यादा हार्डशिप आ रही थी तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। पीजेंट्स काफ़ी आपके चीज़ें फेस कर रहे थे। रंगपुर अपराइजिंग, दिरजी नारायण या धीरज नारायण, ठीक है, ये रंगपुर बंगाल में हुआ था, ठीक है। फिर बात करेंगे इसमें कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। रमोसी अपराइजिंग चित्तूर सिंह, ठीक है, संथल रिबेलियन बिरसा मुंडा, रंगपुर अपराइजिंग दिरजी नारायण, और कोल अपराइजिंग बूढ़ो भगत। तो इसमें संथल रिबेलियन बिरसा मुंडा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। उलगुलन रिवॉल्ट चलाया था, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। फिर कुछ और पॉपुलर मूवमेंट देखेंगे, जैसे बनारस रिबेलियन आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपकी ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 1775, यहाँ पे आपके चित्तूर सिंह ने, चैत सिंह ने सॉरी, इसको रिवोल्ट में लाया था। हुआ ये था कि उनको कुछ चीज़ें दी गई थी एज एन रिलेशन में, कुछ ज़मीनें, लेकिन आपके बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, जो आपके इलाहाबाद और करा थे शाह आलम ने, वो मराठास के पास चले गए, तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। तो ये वो हुआ था बनारस रिबेलियन, चेत सिंह ने किया था 1773 75। फराजी मूवमेंट, दादू मियाँ करके, तो ये हाजी शरीयतुल्ला की जो टीचिंग्स थी उसको फैलाना इनका एम था। और अहमद दादू मियाँ के बाद हाजी शरीयतुल्ला के बाद उनके बेटे आए अहमद दादू मियाँ। फिर तारिका है मोहम्मदिया,
मूवमेंट ये सैयद अहमद राय ऑफ बरेलवी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इनके पायनियर थे सर सैयद अहमद खान, ताकि ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था कि वापस जो मुस्लिम हैं जो थोड़ा लिबरल आउटलुक में चले गए हैं, थोड़े चेंजेस लेकर आए हैं, वो वापस अपने इस्लाम में वापस आ जाए, ठीक है। शाह इस्माइल पागलपंथी मूवमेंट, करम शाह, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ये आपके बंगाल में हुआ था, मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में। आपके करम शाह जो लीडर थे, उनके बाद टीपू शाह ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था। इसका जो ऑर्डर था वो हिंदुइज़्म, सूफीज़म और एनिमिज़म सबको मिला के था। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले भी, ठीक है। तो टीपू शाह, जैसे बताया मैंने, टीपू शाह, बनारस रिबेलियन, दादू मियाँ, तारीक़ मोहम्मदिया, एक मिनट, चैद सिंह, बनारस रिबेलियन, तीतू मीर, फराजी मूवमेंट, दादू मियाँ, तारीक़ मोहम्मदिया और टीपू शाह। एक मिनट, टीपू शाह आपका पागलपंथी, हाँ, दादू मियाँ आपका फराजी मूवमेंट, चैद सिंह आपका बनारस रिबेलियन और फिर तीतू मीर आपका तारीक़ मोहम्मदिया, ठीक है। तो ये सब था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें से आप देख लेना थोड़ा सा और देखते हैं वापस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे मैंने अहरार मूवमेंट नहीं बताया, 1910 में आया। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, साथ में अदर फाउंडर भी थे हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली खान और मज़हर उल हक, इनके साथ साथ आया, ओके। सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई इन्होंने, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। और एंटी अलीगढ़ मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था जो अलीगढ़ मूवमेंट चला था उसके अगेंस्ट में, ठीक है, अहरार मूवमेंट। प्रार्थना समाज, प्रेयर सोसाइटी, ओके। आत्मारंग पांडुरंग ने स्टार्ट की, केशव चंद्र सेन ने काफ़ी बार विजिट किया, वो भी इसके मेंबर थे। और महादेव गोविंद रानडे, इनके टाइम पे ये जो पॉपुलर हो गई प्रार्थना समाज। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, एक्टिव मेंबर थे ब्रह्मो समाज के। फंडामेंटल ये थे कि प्रोपगेट करना ब्यूटी, ट्रुथ, ठीक है, गुडनेस इन थॉट्स, मतलब अपने आप को चेंज करना, कास्ट सिस्टम हटाना। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को आपके राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया, सती प्रथा को अबॉलिश जब कराया था। द्वारकानाथ टैगोर थे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1866 में ब्रह्मो समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब मैं लेक्चर लूँगी तब आपको पूरी अच्छे से स्टोरी बताऊंगी। दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि आपके जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और आपके जो केशव चंद्र सेन थे, इन दोनों के बीच में थोड़े से मतभेद हुए, थॉट्स नहीं मिलते, होता है, ठीक है। तो वही हुआ और जिससे कि 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के पास चली गई और आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। कुछ आपके ब्रह्मो समाज के ऊपर है कि ब्रह्मो समाज किसी भी स्क्रिप्चर को ना अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देते। उनका मानना है कोई भी स्क्रिप्चर को हम अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते रहते, खुद से भी कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की होंगी। अब बात करते हैं कि उनका कोई बिलीफ नहीं था कि अवतार्स होते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोलते थे ब्रह्मो समाजिस्ट कि पॉलिथिज्म में वो कभी नहीं मानते थे, ना ही आइडल वर्शिप में। ब्रह्मो समाज जो थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और उन्होंने कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया कर्मा पर, रीबर्थ पर, ओके। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट की थी। किसके सपोर्ट से? गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत पटवर्धन, नातेश अपाजी द्रविड़, ओके। तो इनका हेडक्वार्टर था पुणे में, ठीक है। ब्रांचेस चेन्नई, मुंबई, इलाहाबाद, नागपुर और उसमें भी थी। सोसाइटी चाहती थी कि वो एजुकेशन प्रमोट कर सके, इंडियंस के अंडर जो है वो एक्चुअल इंटरेस्ट डेवलप करा सके, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू अपने आप में डेवलपमेंट ला सके, ठीक है। एजुकेशन, क्लीनलीनेस, हेल्थ केयर कॉम्बेट कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स, ओके, अनटचेबिलिटी, एल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये सब, ठीक है। हितवाद 1911 में एक पब्लिश हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अहरार मूवमेंट ट्रू, इसमें से कौन सा है? किसके जो फाउंडर थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे, ठीक है। उसके बाद मेंबर जो थे एडवोकेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दोनों ये करेक्ट है, अभी पढ़ा है हमने। ये आपके अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, ये भी करेक्ट है। सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ मूवमेंट, तो बस ये नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी सब है। क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एज एन एंटी अलीगढ़ मूवमेंट और अहरार मूवमेंट जो था वो अलीगढ़ मूवमेंट की लॉयलिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट था, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड इन बॉम्बे बाय डडोबा एंड आत्मारंग पांडुरंग, जो कि पॉपुलर हुआ आफ्टर MG रनाडे ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें था आपका प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रेयर सोसाइटी,
और मैंने बताया ये आपको केशव चंद्र सेन। और जब एमजी रानडे यानी कि महादेव गोविंद रानडे जब आए तो उस टाइम पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई। पूना सार्वजनिक सभा स्टैब्लिश की एमजी रानडे ने और जीवी जोशी ने। डेट 2 अप्रैल 1870, ये भी याद रखनी है 1870। ईयर पूछता है HCS। ओके, इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक भी थे, ठीक है, और जीवी जोशी यानी कि गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, प्रोमिनेंट लॉयर थे महादेव गोविंद रानडे बॉम्बे हाई कोर्ट के। और के एसोसिएशन के बाद सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी जो थे क्या बन गए, फेमस है सार्वजनिक काका, ठीक है, ये नाम है, पूछ सकते हैं किनका नाम है। गणेश वासुदेव जोशी का नाम था सार्वजनिक काका। इनमें से विरोधी कवि किसको कहते हैं? तो आपके आंसर है काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। ओके, तो ये है बंगाल के हैं रहने वाले, इनका नाम था दुखू मियाँ, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बंगाली पोइट थे, बहुत सारी फेमस पोएम लिखे से आपका एक आवारा की ज़िंदगी, मुक्ति, रिबेल, ठीक है। कुछ नोटेबल वर्क हैं इनके जैसे विद्रोही, ठीक है, और करार, नोकिंग एट अ डोर ऑफ बैकस्टोन। तो ये जो थे 1972 बांग्लादेश ने इनको नेशनल पोएट डिक्लेयर किया था विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उनको ढाका लेके गए थे, उन्होंने बोला हमारे पर्सन है, ठीक है, और लेके चले गए, वहीं उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सब है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।